सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी का जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जो है उसका आज हम लोग लेक्चर करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे कि डीपीएसपी क्या है। देखो, डीपीएसपी जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये जो है ये एक किस्म की गाइडलाइंस है, एक किस्म का जो क्या है, जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, कि इस हिसाब से गवर्नमेंट को ये काम करनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है इंश्योर करना है ना, हाउ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड दे आर नॉट, एक ऑफ कोर्स दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, है ना, लीगली इन्फोर्सेबल, है ना, लेकिन ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कैसे गवर्नमेंट को गवर्नेंस जो है इंडिया की कैसे करनी है। ठीक है, गवर्नेंस की, कि ये चीज़ों के लिए जो है, मतलब जैसे राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, है ना, काउ स्लॉटर से रोकना है या कैटल स्लॉटर से रोकना है। तो इन चीज़ों के लिए क्या करना है, गवर्नमेंट को थ्राइव करना है ना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, एक रास्ता प्रोवाइड करती है कि इस रास्ते पे आपको चलना है, इस रास्ते पे ऐसा काम करना है। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है, 1937 का जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना। देखो, अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो गाइडिंग प्रिंसिपल, ये बात याद रखना, ये प्रोवाइड करता है एक किस्म की, देखो गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, यही लेते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल। देखो, डीपीएसपी सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द स्टेट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एम एट अचीविंग सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड वेलफेयर। के स्टेट जो है ना कुछ पॉलिसीज बनाता है, तो ये गाइड करता है डीपीएसपी की, ये ऐसी ऐसी चीज़ों में आपने काम करना है ना। तो स्टेट जो उन पे लॉज बनाता है सोशो इकोनॉमिक और वेलफेयर पीपल का और जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। नॉन जस्टिसेबल है, देखो ये इन्फोर्स नहीं किए जा सकते कोर्ट के द्वारा लीगली, जैसे फंडामेंटल राइट को किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिवली कवरेज, लेकिन ये कवर करते हैं वाइड रेंज ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज, इंक्लूडिंग राइट टू वर्क, एजुकेशन जैसी चीज़ें, हेल्थ जैसी चीज़ें, और एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, लेकिन डीपीएसबी जो फंडामेंटल राइट्स नहीं कर पाते, फंडामेंटल राइट जो है पॉलिटिकल और सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट देता है, लेकिन इतना ज़्यादा जो है सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स पे बात नहीं करता है। ठीक है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपोज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे। स्टेट कोई भी होगी, गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है, ये गवर्नमेंट्स को स्टेट बोलते हैं ना, जो वर्क करे टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्ट सोसाइटी, एक जस्ट सोसाइटी जहाँ इंसाफ हो, जहाँ सच हो, है ना, जहाँ लोगों को, जो लोगों के साथ जो है क्राइम हुआ तो उसका क्या हो, उसको मिले, मतलब एक जस्ट सोसाइटी ट्रीट करनी, जहाँ क्राइम नहीं हो, जहाँ चोरी नहीं हो, जहाँ रेप्स ना हो, है ना, और इंश्योर करे कि वेलफेयर लोगों का, ऑल सिटीजन्स का, तमाम सिटीजन्स का वेलफेयर हो, तो आइदर इट इज़ थ्रू एजुकेशन, आइदर इट इज़ थ्रू पॉवर्टी रिमूवल, है ना, हंगर, या ये शेल्टर्स प्रोवाइड करे, है ना, स्पेशली जो मार्जिनलाइज ग्रुप से और अंडर प्रिविलेज्ड है, या प्रोग्रेसिव और एस्पिरेशनल बनाए ना। कैसे, डीपीएसपी जो है डिज़ाइन किया गया है, जो प्रमोट करेगा प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स, एम करेगा सोशल ऑर्डर बेस्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स मतलब जैसे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, ऐसी चीज़ें, और एक्सप्रेस करेगा व्यूज़ थ्रू लॉज, थ्रू गवर्नमेंट के एक्शंस। ये दिखेगा कि क्या वो जस्टिस प्रोवाइड कर रही है कि सोसाइटी को, नहीं इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, एक्शंस के थ्रू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टेट्स पे। प्रोग्रेसिव एंड एस्पिरेंट, डिजाइन टू प्रमोट एम एंड सोशल इकोनॉमिक। ठीक है, प्रमोट करे इंटरनेशनल पीस, ये भी डीपीएसपी कहते हैं कि स्टेट जो है प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बाकी कंट्रीज का। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा कमिटमेंट ग्लोबल कोऑपरेशन में, इंटरकनेक्टेड विद फंडामेंटल राइट्स। देखो, वाइल डिस्टिंक्ट हैं अलग अलग, डीपीएसपी जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इन्हेंस करते हैं रियलाइजेशन फंडामेंटल राइट्स का, सपोर्ट करते हैं ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ जस्टिस और इक्वालिटी को इन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अल्टीमेटली जो है फंडामेंटल राइट्स को हेल्प करता है। फंडामेंटल राइट अगर इक्वालिटी को, राइट टू इक्वालिटी तो कहता है, तो ये भी स्ट्राइव करने की बात करता है जस्टिस और इक्वालिटी की। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, समझे, फ्लेक्सिबल है। अब ये नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर है ना, तो अलो करता है फ्लेक्सिबिलिटी इनकी इम्प्लीमेंट में। देखो, अगर जस्टिफाइबल होते ना, तो कोर्ट इनके जो है गले पे बैठी हुई होती कि इनको जल्दी लागू करो, क्योंकि ये अनजस्टिफाइबल है, तो इनको फ्लेक्सिबल है इनके इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट अडाप्ट कर सकती है डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी, है ना, वो चेंजिंग नीड और प्रायोरिटी के साथ। ठीक है, ये चीज़ है, ये है फंडामेंटल डीपीएसबी। देखो, डीपीएसबी जो है ना, एक्चुअली कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है ना, लेकिन क्या है ना, हम लोगों ने इनको सर्वल कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है बेस्ड ऑन हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, ईजियर जो है, ईजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन इनको नहीं करता है। तो 3 तरीके से किया हुआ है। पहला हमने किया हुआ है सोशलिस्ट, दूसरा हमने किया हुआ गांधीयन, है ना, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल।
अब हम एक एक करके देखते हैं सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल जो है डीपीएसबीज आर व्हाट आर दे, है ना। सो फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट। देखो ये डायरेक्टिव करते हैं जो स्टेट पॉलिसी, आपको पता है हमारे जो प्रियम्बल में है वहाँ सोशलिज्म को जो है, सोशलिज्म वर्ड है ना। तो हमारे कंट्री सोशलिज्म है, एक्चुअली इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। अब हम पढ़ेंगे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इतना समझ लो सोशलिस्ट है ना, वेलफेयर स्टेट है हमारी जो ना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फोकस करते हैं प्रमोट करना सोशल वेलफेयर, लोगों के वेलफेयरिज्म के, रिड्यूस करने पे इनइक्वालिटी, और इंश्योर करना है कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सारे रिसोर्सेज का। ये नहीं हो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो और बाकी लोगों के पास हो ही ना, है ना। हालांकि ऐसा है आजकल, है ना। और हेयर आर सम ऑफ द की सोशलिस्ट प्रिंसिपल आउटलाइन इन डीपीएसपी। देखो आर्टिकल 39, देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, मैंने बोला सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल पढ़ेंगे। पहले हम सोशलिस्ट पढ़ते हैं कि कौन कौन से सोशलिस्ट है। सबसे पहला देखो आर्टिकल 39, राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट, है ना, असिस्टेंस, ये आर्टिकल 39 में आता है। ये आर्टिकल डायरेक्ट करता है स्टेट को कि इंश्योर करे, स्टेट को डायरेक्ट करता है ये आर्टिकल कि तुम्हें जो है इंश्योर करना है राइट टू वर्क, और प्रोवाइड करनी है एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड। मनरेगा जैसी स्कीम यहाँ से निकली कि नहीं, है ना, मनरेगा है ना, ये 100 दिन का काम मिलता है ना, अनएम्प्लॉयड इंसान को, है ना। एज वेल एज पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में पब्लिक असिस्टेंस मिलता है ना। नहीं तो आपको क्या अलाउंसेस मिलते हैं ओल्ड एज के टाइम पे, है ना, ओल्ड एज पेंशन होती है ना। सिकनेस और डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे मैन वुमेन, है ना। तो स्टेट अर्ज करता है, अब स्टेट को ये कहा गया है कि ये चीज़ें आपने करनी है इंश्योर, नहीं करेंगे तो ये नहीं है कि अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे ये नहीं है कि इनको जेल हो जाएगी, नहीं नहीं, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। लेकिन क्या है, पीपल आर जजिंग, पीपल जज कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट ने ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं जो डीपीएसपी में दी गई हैं। डीपीएसपी में जो दी गई नहीं की गई तो नेक्स्ट इलेक्शन में इनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो पीपल कैन यूज एज अ लेंस, है ना, कि ये चीज़ें इन्होंने करनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। फिर आर्टिकल 41 आ जाता है। आर्टिकल 41 ये कहता है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस। देखो इट एम्फसाइज कि ड्यूटी जो है स्टेट की वो प्रोवाइड करे राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, एंड दे आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्फ। जो अपने आप को ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते, अपने आप को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, है ना। इसको देखो जो 6 to 14 ईयर्स है उसको फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया है ना, है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है ना, उसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स जैसी चीज़ें प्रोवाइड की गई है ना। तो आर्टिकल 42 देखो, फिर आर्टिकल 42 क्या कहता है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन टू वर्क। देखो जिस जगह पे कि स्टेट ये जो है नज़र रखेगा और प्रोविजन करेगा, सिक्योरिटी का सिक्योरिंग करेगा जस्ट और ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्कर्स एंड फॉर मटर्निटी रिलीव्स। ह्यूमन देखो इंडस्ट्रीज़ में जो है, जब अर्लियर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता तब ह्यूमन का जो वर्किंग कंडीशन था बहुत ख़राब है, माइंस में जो वर्किंग कंडीशन है बहुत ख़राब है अभी भी, है ना। तो ये जो है स्टेट इंश्योर करेगा कि कहीं वर्कर्स को जो है एक ह्यूमन कंडीशंस में उसे काम करवाया जाए, यानी इनह्यूमनली ट्रीट किया जाए। वुमेन्स को मैटरनिटी लीव दी जाए, रिलीफ दी जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। ये चीज़ें आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। देखो इट कॉल्स फॉर स्टेट टू प्रोवाइड ए लिविंग वेज और वर्कर्स और इंश्योर डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल वर्कर्स, के उन्हें एक को है उसके उनके लिविंग के अकॉर्डिंगली उनको जो है एक वेजेस दी जाए। ये नहीं कि उनको काम से भी कम वेजेस दी जाए, और जो उनकी कंडीशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको इम्प्रूव की जाए वर्कर्स की। ये एक सोशलिज्म एक और है। एक आर्टिकल 39B, ये क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है कि स्टेट डायरेक्ट करेगा टू वर्क करेगा टूवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, है ना, जो सबवर्ज करेगा कॉमन गुड्स और मिनिमाइज करेगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करेगा, जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये 1947 के बाद एक स्टेप आया था जब हमने क्या किया था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था, याद है। ये उस डायरेक्ट में स्टेट ऐसे काम करता है। आर्टिकल 33 है, वो क्या करता है, ये कहता है कि प्लेज ए क्रूशल रोल के डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी as it established a framework for state responsible in ensuring socio-economic and political justice and work to reduce inequality in the society. This principle is essential aspect of building just, equitable and inclusive society which is in line with the overall vision of the Constitution of India. कि स्टेट जो है वो इंश्योर करेगा, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रेमवर्क्स बनाएगा, वो लॉज बनाएगा, वो कानून बनाएगा जिसके थ्रू जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी सोसाइटी को। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा, एक इक्विटेबल और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, जो हमारा प्रीएम्बल कहता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते
कहते हैं, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की। स्टेट अगर इसको करने में जो है ना समर्थ रहा तो क्या है, लोग देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग देम, है ना, पीपल विल चेंज दैट गवर्नमेंट। ओके, तो ये गवर्नमेंट को जज करने का एक बहुत तगड़ा है डीपीएसपी, ठीक है। हमने सोशलिस्ट पढ़ लिया, हम चलते गांधीयन प्रिंसिपल के साथ। देखो गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्री को। देखो गांधी जी ने एडवोकेट की थी खादी, है ना, हैंड स्पन क्लोथ्स, है ना, ड्यूरिंग जो है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम, ताकि जो है हम जो फॉरेनर गुड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। तो उन्होंने कहा कि ये प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्री एज ए मीन टू अचीव इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, ताकि लोग जो है अपने घर पे खादी से जो है कपड़े बनाएंगे और अपने खुद से जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये ना कि पैसा कमाना पड़े और दूसरी जगह से जाके कपड़े खरीदने पड़े, डिपेंडेंट होना पड़े। इससे जो है क्रिएट होगी लोकल लेवल पे जो है एम्प्लॉयमेंट, और रिड्यूस होगी डिपेंडेंसी जो है फॉरेनर गुड्स पे। समझे? ये गांधी जी का था आर्टिकल किसके अंदर? 43 के अंदर ये गांधी जी ने कहा, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो विद देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए सेल्फ गवर्नमेंट। ये भी गांधी जी का विजन था कि विलेज लेवल पे जो है पंचायत राज जैसे इंस्टीट्यूशंस को जो है क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, और उनको कुछ वो पावर्स और सारी अथॉरिटी दी जाए जिससे वो एक सेल्फ सफिशिएंटली काम कर पाएँ। ये हमारा कब हुआ? 1992 में। 1992 में हुआ ये काम, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट्स हुए, ठीक है। इसने क्या है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटीज जो है दिए, ठीक है। ये आर्टिकल 40 कहता है, ये ऐसे 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 पूरे हुए, ठीक है। आर्टिकल 43B क्या कहता है? देखो कि स्टेट shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning and democratic control and professional management of cooperative societies। कि लोग जो है स्टेट प्रमोट करेगा कि लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए, है ना, जो ऑटोमेटिक डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, जिन पे है ना, जिनके मेंबर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, जो वॉलंटरी फॉर्म्ड हो, और एक ऑटोनोमस बॉडी हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो जिसका। जैसे आज अमूल है ना, लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनाते हैं? अमूल है जैसे, है ना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है ना। ऐसी जैसे लोग फार्मर्स इकट्ठे होकर अपनी ज़मीनें जो है मिक्स करके 5, 10, 20 लोग है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, वो और इकट्ठे ज़मीन इस लैंड को मैनेज करें और इससे जो है इनकम हो और प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर करें। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है गवर्नमेंट प्रमोट करे। आर्टिकल 46 है ना, आर्टिकल 46 क्या कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, कि in particularly scheduled caste or scheduled tribe and shall promote them social injustice from all form of exploitation। देखो आपको पता है जो लोअर कास्ट थी, है ना, जिनको लोअर कास्ट माना जाता था, है ना, उनके साथ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से या 100 ऑफ ईयर से जो है उनके साथ गलत हुआ है ना। तो स्टेट प्रमोट करेगा कि उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उनके लिए स्पेशल केयर प्रोवाइड करेगा, कुछ एफर्मेटिव एक्शंस लेगा, रिजर्वेशन देगा, है ना, ताकि उन लोगों को जो है वो नीचे से जो है उस पिट होल से ऊपर उठाया जाए। स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो उनके साथ क्राइम्स हो रहे हैं ना ड्यू टू देयर कास्ट, है ना, वो जो है उनसे उनको बचाया जाए, ठीक है। ये हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था आर्टिकल 17 में। वो एक्सप्लोइटेशन था अनटचेबिलिटी के लिए, ये है इकोनॉमिकली और सोशली जो है उनको अपलिफ्ट किया जाएगा थ्रू रिजर्वेशन भी हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन, जॉब्स में रिजर्वेशन, है ना, कंसेशंस, है ना, ये चीज़ें आर्टिकल 46 कहता है। ये किसमें? गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी ने हरिजन मूवमेंट भी तो चलाई थी ना ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट्स, हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत डिटेल के साथ जब उसका कोर्स स्टार्ट करेंगे। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ के एंडिंग तक स्टार्ट कर लेंगे। तो स्टेट शैल रिगार्ड द राइजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ अमोंग इट्स प्राइमरी ड्यूटी। देखो प्राइमरी ड्यूटी है ना, एंड द स्टेट शैल एंडेवर। देखो स्टेट क्या करेगा कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है लोगों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनको इंप्रूव करेगा, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करेगा। ये एक प्राइमरी ड्यूटी। इन पार्टिकल स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ क्या, एल्कोहल, है ना, कंजम्पशन, है ना, एक्सेप्ट मेडिकल पर्पजेज के लिए, है ना, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, है ना, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजurious टू हेल्थ। बहुत सी स्टेट्स ने बैन भी किया हुआ, गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, न्यूट्रिशन लेवल पे कैसे, अब मिड डे मील स्कीम शुरू की है, 2 eggs वेर गिवन, है ना, और जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, है ना, दे आर वुमेन्स आर बीन गिवन न्यूट्रिशंस, है ना। अच्छा, फिर वो राइस में जो है आयरन की कंटेंट को इंक्रीज़ किया गया है ना। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है गवर्नमेंट ने ली
है ना, ड्यू टू इंक्रीज द न्यूट्रिशन ऑफ पब्लिक हेल्थ में इंप्रूवमेंट में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, है ना, दीज टाइप ऑफ थिंग्स दैट गवर्नमेंट हैज़ डन, है ना, यू हैव टू रीड अबाउट दिस इन आर्टिकल्स में, हर एक में यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, ओके। तो दीज थिंग्स गवर्नमेंट हैज़ डन। आर्टिकल 48 ये सोशलिज्म का हमें कि स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे। हमारे यहाँ आज भी जो है इंशेंट टेक्निक यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर में। तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो किसके पल्ले बड़ा है, आर्टिकल 48 स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉडर्न लाइन पे जो है कैटल्स आज एनिमल हस्बेंड्रीज, है ना, इनको स्पेसिफिकली साइंटिफिक लाइन पे उनको इम्प्रूव करे और स्टेप टेक करे प्रिजर्व करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उनकी ब्रीड, अच्छी ब्रीड के जो गाय हैं जो अच्छा दूध देती हैं, है ना, और प्रोहिबिट करे स्लॉटर ऑफ काउ कैल्व्स एंड अदर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। कोई भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को जो है काटने और खाने से जो है कंप्लीटली प्रोहिबिट करे, ठीक है। ये गांधी जी के गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, आर्टिकल 48। नेक्स्ट चलते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। लिबरल प्रिंसिपल कि इसमें क्या आर्टिकल 44 कहता है लिबरल प्रिंसिपल में कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो अभी हमारे देश में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं कि हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है ना, हिंदू जो है वो है क्या बोलते हैं डिवोर्स के लिए अलग है, यहाँ शरिया लॉ है मुस्लिम्स के लिए, है ना, क्रिश्चियंस के लिए अलग, क्रिश्चियंस तो चलो इसी में आते हैं, हिंदू सिख ईसाई, है ना, बाकी हिंदू में आता है। तो ये नहीं, ये अलग अलग जो है उनके सिविल लॉज जो है ना, अलग अलग जो है उनके डिवोर्स और ये चीज़ों के लिए नहीं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि तमाम सिविल के जो केसेस हैं, डिवोर्स, शादी, ये चीज़ें हैं वो एक में आ जाए, ठीक है। ये नहीं कि अलग रिलीजन को अलग ट्रीट किया जाता है। को स्टेट एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि स्टेट टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14। देखो ये कहा कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 10 साल के अंदर अंदर स्टेट जो है कंपलसरी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा सारे बच्चों के लिए अप टू दी एज ऑफ 14 years, जो पूरा हुआ 2002 के आई थिंक 2003 शायद, है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शायद हुआ है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, फंडामेंटल राइट बना दिया एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 years, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर भी। फिर 49 आर्टिकल 49 क्या है कि स्टेट हैज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट every monument or place of or object of artistic or historic interest declared by or under a law made by parliament to be an international importance, national importance। जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ऐसी किले हैं बड़े बड़े जो जिनकी हिस्टोरिक कोई और हिस्टोरिक या कोई आर्टिस्टिक है, जैसे खजुराहो के मंदिर है ना, उनकी क्या है एक आर्टिस्टिक हिस्ट्री है ना, ऐसी प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स है ना, उनको क्या करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे स्टेट के द्वारा। एक नेशनल लॉ अंडर ए लॉ बनाया जाए पार्लियामेंट के, वो नेशनल इंपॉर्टेंस है उसको डिक्लेयर किया जाए, ठीक है, ओके। फिर है आर्टिकल 48। देखो आर्टिकल 48 क्या कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। स्टेट शैल एंडेवर टू एक ये देखो आर्टिकल 48A कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को इन द कंट्री, ठीक है। सेफ करेगा वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट, उनको प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पार्ट किया 1972, हमने टाइगर जो चीता इन जैसे ऑपरेशंस जो चलाए हुए हैं ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं ना, हमने जो है बहुत सारी जोलॉजिकल पार्क्स बनाए हुए हैं, बोटानिकल गार्डन्स बनाए हैं, है ना, इन चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए, है ना। हमने डिफरेंट टाइप के फोर्सेस अप्लाई किए हैं ना, हमने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। ये काम गवर्नमेंट ने किए हैं, हमें इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को जो है अलग अलग करेगा स्टेट, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जुडिशरी शुड बी एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ओके। आर्टिकल 51 कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, फोस्टर करेगा इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करने के लिए, ट्रीटीज और ऑब्लिगेशंस को, इंटरनेशनल दुनिया में पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए स्टेट एंडेवर होगा, ऑनर करेगा रिलेशनशिप एक दूसरे नेशन के बीच में, है ना। हम दूसरे नेशन को गालियाँ नहीं बकेंगे, वी शुड प्रोटेक्ट देम, है ना,
ओके, इन डीलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, ऑर्गेनाइज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, है ना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को क्या दे, थ्रू आर्बिट्रेशन वी विल इंप्रूव। ओके, ओके, 40 से जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1978 में हुआ, 1976 में आई थी कि 1976 में ना, तो उसने 4 न्यू डीपीएस भी ऐड किया आर्टिकल 39 के, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर इन ए कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, कि बच्चों को उस फ्रीडम और डिग्निटी और वैसी कंडीशंस में जो है डेवलप करना है एक हेल्दी मैनर्स में। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर की तरफ भी इशारा करता है ना। फिर आता है एक और ऐड किया गया 43A, क्या कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सूटेबल लेजिस्लेचर, है ना, और एनी अदर वे टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में भी जो है किसी लेजिस्लेचर के तहत या किसी और तरीके से जो है वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट किसके, मैनेजमेंट में इंडस्ट्री के। ओके, कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था, है ना। फिर आर्टिकल 39A भी ऐड किया गया इसी के जो है 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि एक लीगल सिस्टम या प्रमोट किया जाएगा जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, और स्टेट प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल एड बाय सूटेबल लेजिस्लेचर। और नालसा पास हुआ था ना, थोज हू कांट अफोर्ड, है ना, जस्टिस, है ना, थोज हू कांट अफोर्ड्स मतलब को एडवोकेट्स वकील से ना, तो स्टेट प्रोवाइड करेगा और अपॉर्चुनिटी देगा कि सिक्योर करे जस्टिस एंड नॉट डिनाई टू एनी सिटीजन बाय एनी रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी, किसी भी इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज़ या किसी भी अदर डिसेबिलिटीज़ की वजह से उसे जस्टिस ना मिले, ये स्टेट जो है, स्टेट खास कर देखेगा, स्टेट उसे फ्री जो है लीगल एड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर एक ऐड हुआ था 42A, ये 4 जो है ऐड किए थे। 42A में कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेव गार्ड द प्रोटेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ये मैंने आपको बता दिया है ना, ये ऐड किया गया था 76 में, ठीक है। फिर देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978 ने, इसने एक और डीपीएस भी ऐड किया, ये था कि विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 38 कि स्टेट जो है इनइक्वालिटीज़ को कम करेगा, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो फैसिलिटी हो या अपॉर्चुनिटी हो, किसी तरह की भी इनइक्वालिटी को, है ना, कम करने में स्टेट काम करेगा। फिर आया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का, इसने सब्जेक्ट मैटर जो आर्टिकल 45 के थे वो उसने क्या किया, वो उसमें चेंजेस ला दिए ना, और क्या किया, एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया अंडर आर्टिकल 21 ने, ठीक है। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक और आता है 2011 में, इसने एक और डीपीएस भी ऐड किया, वो था कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड, है ना, जो आर्टिकल हमने ऊपर पढ़ा है 43B, ठीक है। ये सारे जो हैं फंडामेंटल राइट जो सब्सिक्वेंट फंडामेंटल जो वो हुए सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, उनके थ्रू जो है न्यू डीपीएस भी ऐड किए गए या किसी का कॉन्टेंट जो है चेंज किया गया। ओके, तो ये था आज जो है डीपीएसपी का ठीक है, डीपीएसबी का जो है फर्स्ट लेक्चर है ना, लेक्चर 1 है ना, हम लोग कल करेंगे लेक्चर 2 और इसको जो है डीपीएसबी को पूरी तरीके से कर लेंगे कंप्लीट। ओके, आप इन नोट्स को 1-2 बार पढ़ेंगे, है ना, और इसको देखेंगे लेक्चर को 1-2 बार, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर आर्टिकल का जो कंटेंट याद होना चाहिए कि कौन सी डीपीएसबी में कौन सा आता है, लेकिन एटलीस्ट जो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट है ना वो याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो अमेंडमेंट्स आए हैं ना, उनमें कौन कौन सा आर्टिकल ऐड हुए वो वाले याद होने चाहिए, ठीक है। तो कल हम कुछ डीपीएसबी का और पढ़ेंगे, इनके कुछ नोवल फीचर्स पढ़ेंगे, है ना, फीचर्स पढ़ेंगे, इनका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, है ना, फिर पढ़ेंगे और भी बहुत सारी 2-4 चीज़ें पढ़ेंगे और हम लोग जो है डीपीएसबी वाला यूनिट जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।